हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ नवंबर मंथ, यानी नवंबर महीने के 30 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, वो भी एक ही वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वह दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे मिलूंगा, वह दिन दूर नहीं जब मैं कामयाब होऊंगा, वह दिन दूर नहीं जब तुम एक अच्छे स्पीकर बनोगे, वह दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा। हे गाइज, हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट वह दिन दूर नहीं। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that the day is not far. उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। Whatever you want to say, you can add after the day is not far. The day is not far. It means वह दिन दूर नहीं. Let's understand through the example so it can be understood well. वह दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे मिलूंगा। The day is not far when I will meet you. The day is not far when I will meet you. वह दिन दूर नहीं जब मैं कामयाब होऊंगा। The day is not far when I will be successful. The day is not far when I will be successful. वह दिन दूर नहीं जब मैं कामयाब होऊंगा। वह दिन दूर नहीं जब तुम एक अच्छे स्पीकर बनोगे। The day is not far when you will become a good speaker. The day is not far when you will become a good speaker. वह दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा। The day is not far when I will come at your home. The day is not far when I will come at your home. वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा। मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, तुम मेरे घर आने के लिए तरस रहे थे। वे लोग ईगल इंग्लिश एकेडमी में पढ़ने के लिए तरस रहे हैं, वह पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस रहा है। तो गाइज, हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट तरसना. If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that subject plus helping verb plus longing for plus MB5 यानी ING वाले फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लॉन्गिंग फॉर इट मीन्स के लिए तरसना. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ. I am longing for meeting you. I am longing for meeting you. मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ. तुम मेरे घर आने के लिए तरस रहे थे. You were longing for coming to my house. You were longing for coming to my house. तुम मेरे घर आने के लिए तरस रहे थे. वे लोग ईगल इंग्लिश एकेडमी में पढ़ने के लिए तरस रहे हैं. दे आर लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इन ईगल इंग्लिश एकेडमी. दे आर लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इन ईगल इंग्लिश एकेडमी. वह पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस रहा है. ही इज़ लॉन्गिंग फॉर ईटिंग पिज़्ज़ा. ही इज़ लॉन्गिंग फॉर ईटिंग पिज़्ज़ा. वो पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस रहा है. वह मुझसे बात करने के लिए तरस रही थी. She was longing for talking to me. She was longing for talking to me. वो मुझसे बात करने के लिए तरस रही थी. वह चला गया तो क्या हुआ. मैं नहीं गया तो क्या हुआ. तुम नहीं खाए तो क्या हुआ. तुम मुझसे बात नहीं किए तो क्या हुआ. तो guys, here you can see I am talking about तो क्या हुआ. If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that so what. So what it means तो क्या हुआ. So what उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे, यानी आप अपने सेंटेंस के पहले so what का प्रयोग करेंगे. तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए. अगर वह चला गया तो क्या हुआ. So what if he went. So what if he went. अगर वो चला गया तो क्या हुआ. अगर मैं नहीं गया तो क्या हुआ. So what if I didn't go. So what if I didn't go. ये did not का शॉर्ट फॉर्म है. didn't
गो अगर मैं नहीं गया तो क्या हुआ? तुम नहीं खाए तो क्या हुआ? सो व्हाट इफ यू डिड नॉट ईट? सो व्हाट इफ यू डिड नॉट ईट? तुम नहीं खाए तो क्या हुआ? तुम उससे बात नहीं किए तो क्या हुआ? सो व्हाट इफ यू डिड नॉट टॉक टू हिम? सो व्हाट इफ यू डिड नॉट टॉक टू हिम? तुम उससे बात नहीं किए तो क्या हुआ? हर एक के पास मोबाइल है आजकल, हर एक इंसान जानता है मेरे बारे में, हर एक को यह बात पता होनी चाहिए, हर एक इंसान को यह काम करना चाहिए। Hey guys, here you can see I'm talking about हर एक के पास, हर एक इंसान को। So guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that every single it means हर एक, every single उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। हर एक को आना है मेरी शादी में। Every single has to come to my wedding. Every single has to come to my wedding. हर एक के पास मोबाइल है आजकल। Every single has phone nowadays. Every single has phone nowadays. हर एक के पास मोबाइल है आजकल। हर एक इंसान जानता है मेरे बारे में। Every single person knows about me. Every single person knows about me. हर एक इंसान जानता है मेरे बारे में। हर एक इंसान को यह काम करना चाहिए। Every single person should do this work. Every single person should do this work. हर एक इंसान को यह काम करना चाहिए। हर एक को यह बात पता होनी चाहिए। Every single must know this. Every single must know this. हर एक को यह बात पता होनी चाहिए। बात यह है कि हमारी आपस में नहीं बनती। बात यह है कि अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बात यह है कि आज मैं नहीं आ सकूँगा। बात यह है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। तो गाइज, इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। द थिंग इज डेड। उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। द थिंग इज डेड इट मीन्स बात यह है कि। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डेट। बात यह है कि हमारी आपस में नहीं बनती। The thing is that we are not on good terms. The thing is that we are not on good terms. बात यह है कि अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। The thing is that I want to meet you now. The thing is that I want to meet you now. बात यह है कि आज मैं नहीं आ सकूँगा। The thing is that I will not able to come today. The thing is that I will not able to come today. बात यह है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। The thing is that he is not a good person. The thing is that he is not a good person. मेरा तुमसे कभी मन नहीं भर सकता, यानी दिल नहीं भर सकता। मेरा इस मिठाई से कभी मन नहीं भर सकता। उस फिल्म से मेरा कभी मन नहीं भर सकता। तुमसे बात करने से मेरा मन कभी नहीं भरेगा। तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। माई हार्ट कैन नेवर फील विद, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। माई हार्ट कैन नेवर फील विद इट मीन्स से मेरा मन यानी दिल कभी नहीं भर सकता। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा तुमसे कभी मन नहीं भर सकता। माई हार्ट कैन नेवर फील विद यू। माई हार्ट कैन नेवर फील
विद यू, मेरा तुमसे कभी मन नहीं भर सकता। मेरा इस मिठाई से कभी मन नहीं भर सकता। माई हार्ट कैन नेवर फिल विद दिस स्वीट। माई हार्ट कैन नेवर फिल विद दिस स्वीट, मेरा इस मिठाई से कभी मन नहीं भर सकता, यानी दिल नहीं भर सकता। उस फिल्म से मेरा कभी मन नहीं भर सकता। माई हार्ट कैन नेवर फिल विद द मूवी। माई हार्ट कैन नेवर फिल विद द मूवी। तुमसे बात करने से मेरा कभी मन नहीं भरेगा। माई हार्ट विल नेवर फिल विद टॉकिंग टू यू। माई हार्ट विल नेवर फिल विद टॉकिंग टू यू। यहाँ पे फ्यूचर की बात हुई इसलिए कैन की जगह पे विल का प्रयोग किया गया है। से वो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वह मुझे से बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मैंने तुम्हारे प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप अपने सब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लीव एनी पॉइंट इन, उसके बाद V5 यानी ING वाले फॉर्म को ऐड करेंगे, और लास्ट में अगर आपकी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो लाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लीव एनी पॉइंट इन इट मीन्स कोई कसर नहीं छोड़ता। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। He did not leave any point in destroying me. He did not leave any point in destroying me. मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। I will not leave any point in learning English. I will not leave any point in learning English. वह मुझसे बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। She does not leave any point in talking to me. She does not leave any point in talking to me. मैंने तुम्हारे प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ा। I didn't leave any point in your love. I didn't leave any point in your love. मैं अब तुमसे तंग आ गया हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझसे तंग आ गए हो। वह मुझसे तंग आ गई है। वह हमेशा मुझसे तंग रहता है। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट तंग आना। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फेड अप विद का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। फेड अप विद इसका मतलब होता है से तंग आ जाना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मुझे लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए हो। आई थिंक यू आर फेड अप विद योर लाइफ। आई थिंक यू आर फेड अप विद योर लाइफ। मुझे लगता है कि तुम मुझसे तंग आ गए हो। आई थिंक यू आर फेड अप विद मी। आई थिंक यू आर फेड अप विद मी। मुझे लगता है कि तुम मुझसे तंग आ गए हो। अब मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद यू नाउ। आई एम फेड अप विद यू नाउ। अब मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। वह मुझसे अब तंग आ गई है। शी इज़ फेड अप विद मी। शी इज़ फेड अप विद मी। वह मुझसे अब तंग आ गई है। वह हमेशा मुझसे तंग रहता है। He always feds up with me. He always feds up with me. वह हमेशा मुझसे तंग रहता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं। उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। तो गाइज here you can see I am talking about कोई बड़ी बात नहीं। If you also want to speak these types of sentences in English then you will have to apply this structure. Structure is that V5 यानी ING वाले फॉर्म, उसके बाद नाउन को लाएंगे, उसके बाद is not big deal. Is not big deal it means कोई बड़ी बात नहीं।
अच्छे से समझ जाए V5 यानी ING वाले फॉर्म, उसके बाद आपके सेंटेंस में जो नाउन होगा वो लाएंगे, उसके बाद इज़ नॉट बिग डील का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। अर्निंग मनी इज़ नॉट बिग डील। अर्निंग मनी इज़ नॉट बिग डील। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। बाइंग अ कार इज़ नॉट बिग डील। बाइंग अ कार इज़ नॉट बिग डील। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं। बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ नॉट बिग डील। बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ नॉट बिग डील। डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं। उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। किलिंग हिम इज़ नॉट बिग डील। किलिंग हिम इज़ नॉट बिग डील। उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। इंग्लिश बोलना बच्चों का खेल नहीं। कार चलाना बच्चों का खेल नहीं। मुख्यमंत्री बनना बच्चों का खेल नहीं। कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना बच्चों का खेल नहीं। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चों का खेल नहीं। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि MB5 यानी ING वाले फॉर्म, उसके बाद नाउन प्लस इज प्लस नॉट अ चाइल्ड्स गेम। नॉट अ चाइल्ड्स गेम इसका मतलब होता है बच्चों का खेल नहीं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इंग्लिश बोलना बच्चों का खेल नहीं। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ चाइल्ड्स गेम। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ चाइल्ड्स गेम। इंग्लिश बोलना बच्चों का खेल नहीं। कार चलाना बच्चों का खेल नहीं। ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ चाइल्ड्स गेम। ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ चाइल्ड्स गेम। कार चलाना बच्चों का खेल नहीं। मुख्यमंत्री बनना बच्चों का खेल नहीं। Becoming a chief minister is not a child's game. Becoming a chief minister is not a child's game. कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना बच्चों का खेल नहीं। Taking competition exam is not a child's game. Taking competition exam is not a child's game. से वो पक्का आज मुझे फ़ोन करेगी। मैं पक्का कल तुमसे मिलने आऊँगा। वो ज़रूर आज घर पर होगा। तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप अपने सेंटेंस के लास्ट में फॉर श्योर का प्रयोग करेंगे। फॉर श्योर इट मीन्स पक्का या ज़रूर। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट वह पक्का आज मुझे फ़ोन करेगी। शी विल कॉल मी टुडे फॉर श्योर। शी विल कॉल मी टुडे फॉर श्योर। वह पक्का आज मुझे फ़ोन करेगी। मैं ज़रूर कल तुमसे मिलने आऊँगा। आई विल कम टू मीट यू टुमारो फॉर श्योर। आई विल कम टू मीट यू टुमारो फॉर श्योर। मैं ज़रूर कल तुमसे मिलने आऊँगा। वो ज़रूर आज घर पर होगा। He will be at home today for sure. He will be at home today for sure. वो ज़रूर आज घर पर होगा। तुम पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हो। You are hiding me something for sure. You are hiding me something for sure. मैं पक्का परसों तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। I will return your money after tomorrow for sure. I will return your money after tomorrow for sure. जितनी जल्दी हो सके मुझसे बात करो। जितनी जल्दी हो सके मेरा पैसा वापस कर देना। जल्द से जल्द मुझे घर पहुंचना है अभी। जितना जल्दी हो सका मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तो गाइज
इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये है। एज सुन एज पॉसिबल, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। एज सुन एज पॉसिबल इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके या जल्द से जल्द, यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में एज सुन एज पॉसिबल का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जल्द से जल्द मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एज सुन एज पॉसिबल आई वॉन्ट टू मीट यू। एज सुन एज पॉसिबल आई वॉन्ट टू मीट यू। जितनी जल्दी हो सके मेरा पैसा वापस कर देना। एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न माई मनी। एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न माई मनी। जल्द से जल्द मुझे घर पहुंचना है अभी। एज सुन एज पॉसिबल आई हैव टू रीच एट होम नाउ। एज सुन एज पॉसिबल आई हैव टू रीच एट होम नाउ। जितनी जल्दी हो सका मैंने तुम्हें फोन किया। As soon as possible I called you. As soon as possible I called you. जितनी जल्दी हो सका मैंने तुम्हें फोन किया। जितनी जल्दी हो सके मुझसे बात करो। As soon as possible talk to me. As soon as possible talk to me. वह हमेशा की तरह आज भी नहीं आएगा। मैं हमेशा की तरह तुमसे बात नहीं करूँगा। तुम हमेशा की तरह उस दिन भी मुझे इग्नोर किए। मैं हमेशा की तरह आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट हमेशा की तरह। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में एज यूजुअल। एज यूजुअल इट मीन्स हमेशा की तरह। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वह हमेशा की तरह आज भी नहीं आएगा। He will not come today as usual. He will not come today as usual. वो हमेशा की तरह आज भी नहीं आएगा। मैं हमेशा की तरह तुमसे बात नहीं करूँगा। I will not talk to you as usual. I will not talk to you as usual. मैं हमेशा की तरह तुमसे बात नहीं करूँगा। तुम हमेशा की तरह उस दिन भी मुझे इग्नोर किए। You ignored me that day too as usual. You ignored me that day too as usual. तुम हमेशा की तरह उस दिन भी मुझे इग्नोर किए। मैं हमेशा की तरह आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ। I am explaining to you as usual. I am explaining to you as usual. मैं हमेशा की तरह आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ। जैसे यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। यही तो वह मुझसे पूछ रही थी। यही तो मैं भी सोच रहा था। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that's what. उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। That's what it means, यही तो, यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में that's what का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। That's what I want to make you understand. That's what I want to make you understand. यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। That's what I am telling you. That's what I am telling you. यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। यही तो वह मुझसे पूछ रही थी। That's what she was asking me. That's what she was asking me. यही तो वह मुझसे पूछ रही थी। यही तो मैं भी सोच रहा था। That's what I was thinking too. That's what I was thinking too. यही तो मैं भी सोच रहा था। इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ।
इसी तरह से वह बोल रहा था। ऐसे ही वह गाना गाती है। ऐसे ही वो बात करता है। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि दैट्स हाउ, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। दैट्स हाउ इसका मतलब होता है इसी तरीके से या ऐसे ही। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ। दैट्स हाउ आई टीच। दैट्स हाउ आई टीच, इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ। इसी तरह से वह बोल रहा था। That's how he was saying. That's how he was saying. इसी तरह से वह बोल रहा था। ऐसे ही वो गाना गाती है। That's how she sings a song. That's how she sings a song. ऐसे ही वह गाना गाती है। ऐसे ही वह बात करता है। That's how he talks. That's how he talks. ऐसे ही वह बात करता है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ यह डब्बा खाली है। मैं शर्त लगा सकता हूँ आज इंडिया मैच जीत जाएगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ वह तुम्हें फ़ोन नहीं करेगा। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट शर्त लगाने यानी दावे के साथ बोलना। तो गाइज इस तरीके से सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, आई कैन बेट प्लस सेंटेंस, यानी आप अपने सेंटेंस से पहले आई कैन बेट का प्रयोग करेंगे। आई कैन बेट इट मीन्स मैं शर्त लगा सकता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, मैं शर्त लगा सकता हूँ वह झूठ बोल रहा है। I can bet he is telling a lie. I can bet he is telling a lie. मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ यह डब्बा खाली है। I can bet this box is empty. I can bet this box is empty. मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह डब्बा खाली है। मैं शर्त लगा सकता हूँ आज इंडिया मैच जीत जाएगी। आई कैन बेट इंडिया विल विन द मैच टुडे। आई कैन बेट इंडिया विल विन द मैच टुडे। मैं शर्त लगा सकता हूँ आज इंडिया मैच जीत जाएगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ वह तुम्हें फ़ोन नहीं करेगा। आई कैन बेट ही विल नॉट कॉल यू। आई कैन बेट ही विल नॉट कॉल यू। मैं शर्त लगा सकता हूँ वो तुम्हें फ़ोन नहीं करेगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ यह एक चोर है। आई कैन बेट ही इज़ अ थीफ। आई कैन बेट ही इज़ अ थीफ। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह एक चोर है। उससे बात करना मूर्खता से कम नहीं। तुम पर भरोसा करना मूर्खता से कम नहीं, यानी बेवकूफ़ी से कम नहीं। सच छुपाना मूर्खता से कम नहीं। उसके घर जाना मूर्खता से कम नहीं। तो गाइस इस तरीके सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, V4 यानी ING वाले फॉर्म को यूज़ करेंगे, उसके बाद टू, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में इज अमाउंट टू फूलिशनेस का प्रयोग करेंगे। अमाउंट टू के मतलब होता है के बराबर होना या के समान होना। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। उससे बात करना मूर्खता से कम नहीं, यानी बेवकूफ़ी से कम नहीं, यानी बेवकूफ़ी के बराबर है। Talking to him is amount to foolishness. Talking to him is amount to foolishness. तुम पर भरोसा करना मूर्खता से कम नहीं। Trusting you is amount to foolishness. Trusting you is amount to foolishness. सच छुपाना मूर्खता से कम नहीं। Hiding truth is amount to foolishness. Hiding truth is amount to foolishness. उसके घर जाना मूर्खता से कम नहीं।
Going his home is amount to foolishness. Going his home is amount to foolishness. उसके घर जाना मूर्खता से कम नहीं. तुम्हें पैसा देना मूर्खता से कम नहीं. Giving you money is amount to foolishness. Giving you money is amount to foolishness. जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ. अब आपकी अपने पैरों पर खड़े होने की उम्र हो गई है. हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है. हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए. तो गाइज इस तरीके से सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टैंड ऑन माई ऑन फीट. स्टैंड ऑन माई ऑन फीट इट मीन्स अपने पैरों पर खड़े होना. यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार माई की जगह पे योर या हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू स्टैंड ऑन माई ऑन फीट. आई वॉन्ट टू स्टैंड ऑन माई ऑन फीट. मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ. अब आपकी अपने पैरों पर खड़े होने की उम्र हो गई है. Now is the time for you to stand on your own feet. Now is the time for you to stand on your own feet. हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है. Everyone wants to stand on his own feet. Everyone wants to stand on his own feet. हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए. We should stand on our own feet. We should stand on our own feet. हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए. उसे अपने पैरों पर खड़े होने दे. He is stand on his own feet. He is stand on his own feet. He is stand on his own feet. मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा. I will have to stand on my own feet. I will have to stand on my own feet. से दोस्ती आपके लिए मायने नहीं रखती. प्यार उसके लिए मायने नहीं रखता. इज्जत तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता. पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता. तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मायने नहीं रखता. तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. नाउन, उसके बाद इज नथिंग टू, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. दोस्ती आपके लिए मायने नहीं रखती. फ्रेंडशिप इज नथिंग टू यू. फ्रेंडशिप इज नथिंग टू यू. दोस्ती आपके लिए मायने नहीं रखती. प्यार उसके लिए मायने नहीं रखता. लव इज नथिंग टू हर. लव इज नथिंग टू हर. या यहाँ पे हिम भी लगा सकते हैं. प्यार उसके लिए मायने नहीं रखता. इज्जत तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता. रिस्पेक्ट इज नथिंग टू यू. रिस्पेक्ट इज नथिंग टू यू. इज्जत तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता. पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता. मनी इज नथिंग टू मी. मनी इज नथिंग टू मी. पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता. पढ़ाई तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता. स्टडी इज नथिंग टू यू. स्टडी इज नथिंग टू यू. पढ़ाई तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता. वह मेरे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है. तुम भी उसके साथ मिले हुए थे. मैं भी उसके साथ मिला हुआ हूँ. वह भी उसके साथ मिला हुआ है. तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. The structure is that subject plus helping verb plus conspired with. उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. conspired with it means के साथ साजिश रचना या मिला हुआ होना. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that वह मेरे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है.
He is conspired with my enemies. He is conspired with my enemies. वह मेरे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है. तुम भी उसके साथ मिले हुए थे. You were also conspired with him. You were also conspired with him. तुम भी उसके साथ मिले हुए थे. मैं भी उसके साथ मिला हुआ हूँ. I am also conspired with him. I am also conspired with him. मैं भी उसके साथ मिला हुआ हूँ. वह भी उसके साथ मिला हुआ था. He was also conspired with him. He was also conspired with him. वह भी उसके साथ मिला हुआ था. सच तो यह है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है. सच तो यह है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ. सच तो यह है कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ. सच तो यह है कि वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है. सच तो यह है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है. तो गाइज इस तरीके सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. एज मैटर ऑफ फैक्ट, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे. एज मैटर ऑफ फैक्ट इट मीन्स सच तो ये है कि आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उससे पहले एज मैटर ऑफ फैक्ट का प्रयोग करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. सच तो यह है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है. As a matter of fact, you don't care about me. As a matter of fact, you don't care about me. सच तो यह है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ. As a matter of fact, I don't want to talk to you. As a matter of fact, I don't want to talk to you. सच तो यह है कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ. As a matter of fact, I likes her too. As a matter of fact, I likes her too. सच तो यह है कि वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है. As a matter of fact, he is making a fool of you. As a matter of fact, he is making a fool of you. सच तो यह है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है. As a matter of fact, he loves you a lot. As a matter of fact, he loves you a lot. मैं सो गया था तब जाकर उसने मुझे कॉल किया. गाड़ी चली गई तब जाकर मैं स्टेशन पहुंचा. मैंने उसे डांटा तब जाकर उसने खाना खाया. मैंने उसे सब बताया तब जाकर उसने तुम्हें फ़ोन किया. So guys, here you can see I'm talking about तब जाकर. If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that sentence plus then at last plus sentence, यानी पहले sentence बोलेंगे फिर then at last, फिर आप अपने second sentence को बोलेंगे. Then at last it means तब जाकर. Let's understand through the example so it can be understood well. मैं सो गया था तब जाकर उसने मुझे फ़ोन किया. I had slept, then at last he called me. I had slept, then at last he called me. गाड़ी चली गई तब जाकर मैं स्टेशन पहुंचा. The train had left, then at last I reached the station. The train had left, then at last I reached the station. मैंने उसे डांटा तब जाकर उसने खाना खाया. I scolded him, then at last he ate food. I scolded him, then at last he ate food. मैंने उसे सब बताया तब जाकर उसने तुम्हें फ़ोन किया. I told him everything, then at last he called you. I told him everything, then at last he called you. मैं खाना बना चुका था तब जाकर उसने मुझे दावत दी. I have cooked food, then at last he invited me. I have cooked food, then at last he invited me. तुम कोई दूध के धुले हुए नहीं हो. आपका बेटा दूध का धुला हुआ नहीं है.
दुनिया में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। उसकी बेटी दूध की धुली हुई नहीं थी। तो गाइस इस तरीके सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस सेंटली। लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में सेंटली का प्रयोग करेंगे। सेंटली इट मीन्स दूध का धुला हुआ, यानी संत जिसको बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। तुम कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। यू आर नॉट अ सेंटली। यू आर नॉट अ सेंटली। तुम कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। आपका बेटा कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। योर सन इज नॉट अ सेंटली। योर सन इज नॉट अ सेंटली। आपका बेटा कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। दुनिया में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। None is saintly in the world. None is saintly in the world. दुनिया में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। उसकी बेटी दूध की धुली हुई नहीं थी। His daughter was not a saintly. His daughter was not a saintly. मुंह ढक लो कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख ले। उसे फ़ोन करो कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म शुरू हो गई हो। उसे मना कर दो कहीं ऐसा ना हो कि वह सुबह से इंतज़ार कर रहा हो। तो गाइस अगर इस तरह के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। यानी सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इम्परेटिव सेंटेंस बोले तो किसी चीज़ का हुक्म या नसीहत दिया जाता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मुंह ढक लो कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख ले। कवर योर फेस लेस्ट समवन शुड सी। कवर योर फेस लेस्ट समवन शुड सी। उससे फ़ोन करो कहीं ऐसा न हो कि वह सो रहा हो। कॉल हिम लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कॉल हिम लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। उसे फ़ोन करो कहीं ऐसा न हो कि वह सो रहा हो। हम लोग लेट हो गए हैं कहीं ऐसा न हो कि फिल्म शुरू हो गई हो। वी आर लेट लेस्ट मूवी शुड हैव स्टार्टेड। वी आर लेट लेस्ट मूवी शुड हैव स्टार्टेड। उसे मना कर दो कहीं ऐसा न हो कि वह सुबह से इंतज़ार कर रहा हो। रिफ्यूज हिम लेस्ट ही शुड हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। रिफ्यूज हिम लेस्ट ही शुड हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा। आज नहीं तो कल उससे अपनी गलती का एहसास होगा। आज नहीं तो कल तुम मेरे प्यार की कीमत समझ जाओगे। आज नहीं तो कल राजा तुम्हारे प्यार की कीमत समझ जाएगा। तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सूनर और लेटर का प्रयोग करेंगे। सूनर और लेटर इट मीन्स आज नहीं तो कल। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा। द ट्रूथ विल कम आउट सूनर और लेटर। द ट्रूथ विल कम आउट सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल उसे अपनी गलती का एहसास होगा। He will realize his mistake sooner or later. He will realize his mistake sooner or later. आज नहीं तो कल तुम मेरे प्यार की कीमत समझ जाओगे। You will realize the value of my love sooner or later. You will realize the value of my love sooner or later. आज नहीं तो कल राजा तुम्हारे प्यार की कीमत समझ जाएगा। राजा will realize the value of your love sooner or later.
राजा विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ योर लव सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच हिम अ लेसन सूनर और लेटर। आई विल टीच हिम अ लेसन सूनर और लेटर। किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला? किसके कहने पर तुमने मुझे फ़ोन किया? किसके कहने पर तुम वहाँ गए थे? किसके कहने पर तुम यह काम कर रहे हो? तो guys, here you can see I am talking about किसके कहने पर। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that at whose behest plus helping verb plus subject plus main verb plus object. At whose behest it means किसके कहने पर। Let's understand through the example so it can be understood well. किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला? At whose behest did you open the door? At whose behest did you open the door? किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला? किसके कहने पर तुमने मुझे फ़ोन किया? At whose behest did you call me? At whose behest did you call me? किसके कहने पर तुम वहाँ गए थे? गाइस, ये परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। एट हुज behest had you gone there? एट हुज behest had you gone there? किसके कहने पर तुम वहाँ गए थे? किसके कहने पर तुम यह काम कर रहे हो? एट हुज behest are you doing this work? एट हुज behest are you doing this work? किसके कहने पर यह काम कर रहे हो? किसके कहने पर उसने मुझे गाली दी? At whose behest did he abuse me? At whose behest did he abuse me? मैं अपने वक्त का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। वह छुट्टी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। तुम मौका का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हो। हमें वक्त का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो गाइज, इस तरीके सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए इसका स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट प्लस मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम, उसके बाद अदर वर्ड्स। यहाँ पे माई की जगह पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट योर या हिज का भी प्रयोग किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मेक ये एक मेन वर्ब है। इसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू टेंस इसे चेंज भी किया जा सकता है। मेक द मोस्ट ऑफ इट मीन्स पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट मैं समय बर्बाद नहीं करता, अपने वक्त का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई मेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम। वह छुट्टी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हॉलीडे। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हॉलीडे। गैस, यहाँ पे ही थर्ड पर्सन इसलिए मेक के जगह पे मेक्स का प्रयोग किया गया, यानी V5 का प्रयोग किया गया है। तुम मौका का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हो। यू मेक द मोस्ट ऑफ चांस। यू मेक द मोस्ट ऑफ चांस। तुम मौका का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हो। हमें अपने समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम। हमें अपने समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी को गाली देना सही नहीं है। वहाँ बार बार जाना सही नहीं है। इस तरह से उनसे बात करना सही नहीं है। हमें इस तरह से मिलना सही नहीं है। तो गाइज, हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट सही नहीं है। तो गाइज, इस तरीके से सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। सेंटेंस, उसके बाद लास्ट में इट्स नॉट गुड का प्रयोग करेंगे। इट्स नॉट गुड इट मीन्स यह सही नहीं है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वह तुमसे बड़े हैं, इस तरह से उनसे बात करना सही नहीं है। ही इज़ ओल्डर देन यू, इट्स नॉट गुड टॉकिंग विद हिम दिस वे। ही इज़ ओल्डर देन यू, इट्स नॉट गुड टॉकिंग विद हिम दिस वे। किसी को तकलीफ देना सही नहीं है। हर्टिंग समवन इट्स नॉट गुड। हर्टिंग समवन इट्स नॉट गुड। किसी को तकलीफ देना
सही नहीं है। वहाँ बार बार जाना सही नहीं है। Going there again and again, it's not good. Going there again and again, it's not good. वहाँ बार बार जाना सही नहीं है। हमें इस तरह से मिलना सही नहीं है। We meeting like this, it's not good. We meeting like this, it's not good. हमें इस तरह से मिलना सही नहीं है। एक गलती बार बार करना सही नहीं है। Doing one mistake again and again, it's not good. Doing one mistake again and again, it's not good. किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है। Making fun of someone, it's not good. Making fun of someone, it's not good. आज के बाद से तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे। आज के बाद से तुम मुझे भूल जाओगी। आज के बाद से मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। आज के बाद से मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट आज के बाद से। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। एज ऑफ नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एज ऑफ नाउ इट मीन्स आज के बाद से या आइंदा से। तो एज ऑफ नाउ आप सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हो और लास्ट में भी। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। आज के बाद से तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे। एज ऑफ नाउ यू विल नॉट कॉल मी। एज ऑफ नाउ यू विल नॉट कॉल मी। आज के बाद से तुम मुझे भूल जाओगे। You will forget me as of now. You will forget me as of now. यानी as of now सेंटेंस के शुरू में और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। आज के बाद से मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। As of now I don't want to meet you. As of now I don't want to meet you. आज के बाद से वह तुम्हारे घर नहीं आएगा। He will not come to your house as of now. He will not come to your house as of now. आज के बाद से वह तुम्हारे घर नहीं आएगा। आज के बाद से तुम वहाँ नहीं जाओगे। As of now you will not go there. As of now you will not go there. आज के बाद से तुम वहाँ नहीं जाओगे। उसे मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह काम करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कार चलाना बाएं हाथ का खेल नहीं। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट बाएं हाथ का खेल। तो गाइज इफ यू आल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट V4 यानी ING वाले फॉर्म प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद माई लेफ्ट हैंड गेम का प्रयोग करेंगे। और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस माई की जगह पे हिज या हर या योर का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। उसे मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। किलिंग हिम इज़ माई लेफ्ट हैंड गेम। किलिंग हिम इज़ माई लेफ्ट हैंड गेम। उसे मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इज्जत कमाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं। अर्निंग रिस्पेक्ट इज़ नॉट अ लेफ्ट हैंड गेम। अर्निंग रिस्पेक्ट इज़ नॉट अ लेफ्ट हैंड गेम। उसे मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल नहीं। किलिंग हिम इज़ नॉट योर लेफ्ट हैंड गेम। किलिंग हिम इज़ नॉट योर लेफ्ट हैंड गेम। यह काम करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। डूइंग दिस वर्क इज़ माई लेफ्ट हैंड गेम। डूइंग दिस वर्क इज़ माई लेफ्ट हैंड गेम। पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अर्निंग मनी इज़ माई लेफ्ट हैंड गेम। अर्निंग मनी इज़ माई लेफ्ट हैंड
गेम। यह काम करना उसके बाएं हाथ का खेल नहीं। डूइंग दिस वर्क इज नॉट हिज लेफ्ट हैंड गेम। डूइंग दिस वर्क इज नॉट हिज लेफ्ट हैंड गेम। यह काम करना उसके बाएं हाथ का खेल नहीं। हे गाइस, तो ये थे नवंबर मंथ के 30 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thanks for watching this video. Don't forget to like and share. I will see you in the next part. Till then, take care. Have a nice day. Wish you best of luck. Thank you.